हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? चलिए अच्छे। तो जैसा कि आपको पता है, कल हमने अपने बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते थे, वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो अपने चैप्टर 11, जिसको हम श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? श्वसन। अब ये जो श्वसन है वो किन में होने वाला श्वसन है? प्लांटों में। किन में भाई? प्लांटों में। देखिए, हमारी बॉटनी चल रही है और बॉटनी में हम अपने बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टरों के बारे में आजकल अध्ययन कर रहे हैं। उनमें से जो एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर था 10 फोटोसिंथेसिस, जिसको हमने कल कंप्लीट कर लिया है। और आज से हम अपने नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसको हम बोल के चलते हैं रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन। ठीक है, जनरली कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सजीव हो, सभी में क्या होता है? श्वसन होता है। ठीक है, श्वसन तरीके अलग अलग हो सकते हैं, श्वसन अंग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन श्वसन होता है। ठीक है, चलिए भाई। तो जो प्लांट होते हैं उनमें श्वसन और हमारे अंदर जो श्वसन होता है वो लगभग इक्वली होता है। प्रोसेस मतलब थोड़ी बहुत। अब ऐसा मत समझना कि हम उसके पास लंग्स हैं, मतलब श्वसन अंग तो अलग होंगे, है ना। चलिए भाई, तो सबसे पहले तो हम श्वसन की डेफिनेशन, और मैं आपको बता दूं कि 10वें पार्ट से और 11वें पार्ट से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, और ये दोनों अथवा में आते हैं। ठीक है, तो किसी भी चैप्टर से आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ भी हम कुछ आरेखों का अध्ययन करेंगे, जैसे हमने चैप्टर नंबर 10 में किया था। तो बिल्कुल कंसेप्चुअल टॉपिक ये भी है पूरा चैप्टर, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्वसन की, कि आखिर श्वसन क्या है। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो एक परिभाषा होती है, खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा व CO2 का मुक्त होना श्वसन कहलाता है। ठीक है, तो ये जनरली बात हम सभी जानते हैं कि आखिर भाई श्वसन क्या होता है। मैंने कई बार आपको बताया है कि भाई जो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन होती है, श्वसन की जो परिभाषा होती है, वो कुछ अलग प्रकार से होती है। अलग प्रकार से मतलब कि यहाँ पर हम खाद्य पदार्थ यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराते हैं, जो कि हमें थोड़ा उचित नहीं लगता। हमें ऐसा लगता है यार श्वसन का और इसका क्या संबंध होगा, आखिर इसकी क्यों डेफिनेशन है, जबकि श्वसन तो ये होता है O2 को अंदर लेना, CO2 को बाहर निकालना, है ना। तो मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं, जो नए बच्चे हैं वो जरा ध्यान से आप इसको समझना। देखिए, हम वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो हम CO2 रिलीज करते हैं वो CO2 कहां से आती है हमारी बॉडी में? बात समझ में आ रही है? देखो, रेस्पिरेशन विदाउट CO2 के कंप्लीट हो सकता है क्या? विदाउट CO2 के नहीं होगा ना, है ना। तो हम क्या करते हैं कि जो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, उस ऑक्सीजन का प्रयोग कर, यानी कि उसका उपभोग कर, हम अपनी बॉडी के अंदर CO2 का निर्माण करते हैं और तब उस CO2 को रिलीज करते हैं। भाई श्वसन तो जब होगा जब आप CO2 रिलीज करें, है ना।
और CO2 कब बनती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, अब कैसे बनेगी वो ध्यान से समझो कि पाचन तंत्र के दौरान मतलब जब हम भोजन करते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो डाइजेशन से अपने ग्लूकोज में बदल जाता है और वो ग्लूकोज पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। ठीक है, और जो रक्त शुद्ध होता है उसके पास होती है ऑक्सीजन। क्या होती है? ऑक्सीजन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज का होता है विखंडन। किसकी उपस्थिति से? ऑक्सीजन की उपस्थिति से, जिससे प्रोडक्ट क्या बनते हैं? मोस्टली 6CO2 6H2O प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 38 ATP। नहीं आई बात समझ में? जब ग्लूकोज का विखंडन होता है, या मैं कहूं, देखो ये ग्लूकोज खाद्य पदार्थ है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है ना। ये ग्लूकोज कहां से आया? आपने भोजन किया और डाइजेशन के माध्यम से आपने जटिल पदार्थ जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते थे उसको एंजाइम की सहायता से सरल पदार्थों में तोड़ा था और वही सरल था ग्लूकोज, है ना। ये ऑक्सीजन कहां से आई? आपने अंतः श्वसन के माध्यम से ली। अभी बाह्य श्वसन नहीं हुआ, क्योंकि बाह्य श्वसन में आपको CO2 रिलीज करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा श्वसन कंप्लीट होगा, है ना। अब वह ऑक्सीजन आई तो माइटोकॉन्ड्रिया में इन दोनों में रिएक्ट हुआ, जिससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड बनी और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऊर्जा बनी। ठीक है, तो ये CO2 और ATP का बनना किसकी सहायता से? खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा व CO2 का मुक्त होना ही क्या कहलाता है? रेस्पायरेशन कहलाता है, श्वसन कहलाता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, ये जो CO2 का प्रोडक्शन अब हुआ है, यही CO2 उस रक्त के साथ मिल जाती है जो रक्त ऑक्सीजन को लेकर आया था लंग्स से और हृदय से, महाधमनी से। ठीक है, अब वो रक्त कैसा हो गया? अशुद्ध, जिसमें CO2 है। ये अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में जाता है, दाएं निलय में, और फुफ्फुस धमनी से फेफड़ों में, और वहां से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो होता है ना श्वसन पूरा, किसकी वजह से? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। इसलिए इसकी हम कुछ अलग से डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्लियर है डेफिनेशन? खाद्य पदार्थ ऑक्सीकरण से ऊर्जा CO2 का रिलीज होना, मुक्त होना, क्या कहलाता है भैया? श्वसन कहलाता है। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको, पूरे समीकरण को, डेफिनेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, आ गई आपको बात समझ में कि आखिर रेस्पिरेशन क्या है, श्वसन क्या है? अब ध्यान से आप मेरी बात को समझो। जिस प्रकार चैप्टर 10 में हमने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन और समीकरण देखा था, उसी प्रकार यहां पर बात है। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन देखी और उसका समीकरण देखा। अब एक बात आप अपने दिमाग में याद रखो कि इस पूरे चैप्टर में अब हमें ये दोनों प्रोडक्ट का क्या करना है? निर्माण करना है, CO2 का और ऊर्जा का। तब जाके हमारा पूरा चैप्टर क्या होगा? कंप्लीट होगा। समझ में आ गई बात? अरे भाई, जिस प्रकार हमने फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन और ग्लूकोज का निर्माण करवाया था नहीं, लाइट और डार्क रिएक्शन से, अब हम ये देखते हैं कि आखिर ये प्रोडक्ट किस प्रकार बनते, किससे? ग्लूकोज से। किससे बनेंगे? ग्लूकोज से। तो देखते हैं इस पूरे चैप्टर में आखिर ये समीकरण कब हल होगा। पूरे को एक्सप्लेन करेंगे हम बड़ी अच्छी तरीके से। ठीक है, हाँ चलिए भाई, तो यहां
जो हमारी बुक है मैं आपको बता दूं, ये तो श्वसन की परिभाषा है जो कि आप सभी जान गए, और उसका समीकरण है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब जो हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारी बुक में एक टॉपिक है, वो है, आप समझ लेना, बहुत ही सिंपल है, श्वसन के क्रियाधार। श्वसन के क्रियाधार। अच्छा, क्रियाधार यानी कि सबस्ट्रेट क्या होता है भाई? अरे एक ऐसा कोई यौगिक या पदार्थ जो श्वसन क्रिया में भाग ले, जिस पर कोई भी एंजाइम या कोई भी कार्य करे और उसे प्रोडक्ट में बदले। अरे भाई, क्रियाधार और क्रियाफल में अंतर है ना। क्रियाधार तो वो होता है जिस पर कोई भी रिएक्ट करे, और रिएक्ट करने के बाद क्रियाधार किस में बदल जाता है? क्रियाफल या प्रोडक्ट में बदल जाता है। ठीक है, जनरली वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भाई ये श्वसन की क्रियाधार कौन सा है, कि आखिर वो कौन सा क्रियाधार है जो श्वसन प्रक्रिया को कंप्लीट कराता है। ठीक है, तो यहाँ एक बहुत छोटी सी परिभाषा थी, वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले उच्च ऊर्जा युक्त कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा मुक्त करते हैं, इन्हें क्रियाधार कहते हैं। मोस्टली एग्जाम्पल हैं कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मॉलिक्यूल। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि भाई श्वसन के क्रियाधार क्या होते हैं, आप सभी जानते हैं। देखो कि श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले जिनके पास हाई एनर्जी है, और वो है कार्बनिक यौगिक, है ना। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके पास उच्च ऊर्जा होती है और वो ऑक्सीकृत होकर यदि ऊर्जा को फ्री करें तो हम उन्हें क्रियाधार बोलेंगे। एग्जाम्पल में कार्बोहाइड्रेट और वसा। एक सीधा सा मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट और वसा ये दो ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो ऊर्जा प्रोवाइड कराते हैं, है ना। अर्थात ये क्या है? क्रियाधार हैं। अरे आप जानते हैं ना? आप नहीं जानते कार्बोहाइड्रेट और वसा को, है ना? नहीं जानते क्या? 4 किलो कैलोरी देता है कार्बोहाइड्रेट, 9 किलो कैलोरी एक अणु से प्राप्त करते हैं वसा से। ध्यान समझना, कार्बोहाइड्रेट का एक अणु किलो कैलोरी ऊर्जा बनाता है, जबकि एक अणु फैट का 9 किलो कैलोरी ऊर्जा बनाता है। ध्यान से आप मेरी बात को समझो, इस पॉइंट को, ये मैं आपको बेसिक पॉइंट बता रहा हूं। हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट और वसा दो ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, अर्थात ये श्वसन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, है ना। श्वसन प्रक्रिया, क्योंकि यदि इनका ऑक्सीकरण होगा तो 101% CO2 बनेगी और ऊर्जा बनेगी, जिसको हम श्वसन बोलते हैं। ठीक है, तो ये श्वसन के क्रियाधार है भाई, है ना। अब यहाँ बेसिक बात मैं आपको बता दूं कि आपने सुना होगा कि हमें ऊर्जा ग्लूकोज से प्राप्त होती है। सभी ने सुना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि हम कंपैरिजन करें एक मॉलिक्यूल को लेकर, तो वसा का एक अणु 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त करता है या बनाता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट का एक अणु 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त करता है या बनाता है। तो यहां से तो ऐसा लग रहा है कि भाई हम सर वसा से मिलती है ऊर्जा में ज्यादा, तो हम वसा क्यों नहीं बोलते, कार्बोहाइड्रेट क्यों पढ़ते हैं? तो भाई मैं आपको बात बता दूं कि फूड में इसकी परसेंटेज की हम बात करें, भाई आप मान लीजिए एक फूड ले रहे हैं, जैसे आपने एक 100 ग्राम फूड लिया,
है ना। तो उस 100 ग्राम फूड में लगभग 30 से 40% कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल होंगे और मात्र 8-10% हमारे फैट मॉलिक्यूल होते हैं। मेरी बात समझो। चलो यहां देखिए, ये 100 अणु थे या 100 ग्राम भोजन था। यदि इसमें 40% कार्बोहाइड्रेट है और मात्र 10% फैट है, समझ में आ रही बात। तो अब ये 40% मतलब 40 अणु हो गए और बेस ज्यादा होते हैं, तो ये कितना देंगे भाई, लगभग 160 किलो कैलोरी देंगे। नहीं देंगे भाई, 40 अणु मान लीजिए हमने, एक अणु 4 किलो कैलोरी देता है तो 160 किलो कैलोरी हो गए, जबकि ये कितने देंगे, मात्र 90 किलो कैलोरी। समझ में आ गई बात। तो अब हमें रिच एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी किससे प्राप्त हो रही है, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त हो रही है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की जो मॉलिक्यूल की क्वांटिटी है ना, वो फूड में इन कंपेरिजन टू फैट बहुत ज्यादा होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमें ऊर्जा है जो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, हम वसा का जिक्र नहीं करते हैं। समझ में आ गई मेरी बात, है ना। तो ये भी एक बहुत बेसिक बात है। अच्छा, मैं आपको बात बता दूं कि एक, जैसा कि आपको पता है कि वसा और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों ही ऊर्जा के स्रोत हैं हमारी बॉडी के अंदर, और जो प्रोटीन होते हैं वो हमारी शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं और ये कोई ना कोई कार्य करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर की एनर्जी के लिए होते हैं। ठीक है। हमारा जो लीवर है, यकृत है, इस एक्स्ट्रा फैट को ग्लाइकोजन में बदल के रख लेता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो एक क्वेश्चन यदि मैंने आपसे नहीं पूछा तो मैं आपको बता देता हूं। एक बार एक क्वेश्चन आया था आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर, बायोलॉजी टीचर में। वो क्या था कि यदि कोई उपवास रखता है, व्रत रखता है ना, यदि कोई व्रत रखता है तो उसकी बॉडी के अंदर कौन ऊर्जा की पूर्ति करेगा। तो एक सिंपल सी बात वहां पे मैं आपको बता दूं कि जब कोई व्रत, अब व्रत आपके जैसे नहीं भाई, मेरा आपके जैसे का मतलब क्या है, देखो हम और आप जो व्रत रहते हैं ना, उसमें तो मजे होते हैं। कैसे, व्रत रहते ही खाने के लिए भैया है, डोंट माइंड, जनरली बात है। कैसे, व्रत रह लिए, हाँ भाई 1 केजी केला ले आना, 1 केजी पैंठा जरूर लेते आना, है, समझ रहे। और लगभग 4-5 केजी फल फ्रूट, और उसके बाद घर पे पता नहीं क्या क्या बना के खाते हैं उस दिन, जिस दिन व्रत रहते हैं। तो मतलब हाई एनर्जी हम और लेते रहते हैं। और वैसे क्या कहते हैं, नहीं आज तो हम व्रत है भाई, आज तो हम खाएंगे नहीं, रोटी नहीं खाएंगे, लेकिन रोटी से कहीं बहुत ज्यादा वो खा जाते हैं। ठीक है, चलिए छोड़िए। देखिए, व्रत का मतलब होता है जिसमें किसी व्यक्ति ने बिल्कुल भी एनर्जी का स्रोत नहीं लिया, मतलब भोजन नहीं किया। और आप जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट वसा है वो भोजन में ही मिलता है। अब एक बात आप समझिए, यदि कोई व्यक्ति व्रत है तो उसने एनर्जी का सोर्स नहीं लिया, तो उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी आएगी क्या कहीं से, नहीं आएगी, नहीं आएगी ना। तो वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, क्या ये उस व्यक्ति में एनर्जी की पूर्ति करेंगे प्रेजेंट टाइम में, नहीं करेंगे ना। उसमें ऑप्शन थे 4, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और ग्लाइकोजन। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, ग्लाइकोजन। क्यों, क्योंकि हमारा जो लीवर होता है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर करके रख लेता है। मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पढ़ाया है आपको, ग्लाइकोजेनेसिस नाम का एक टर्म है, उसमें मैंने आपको पढ़ाया, तब भी शायद मैंने बताया होगा ये, है ना। हाँ ठीक है भाई। तो ये थी हमारी आज की बेसिक नॉलेज थोड़ी, तो ये आपको समझ में आ रहा है थोड़ा। चलिए, इसके बाद मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, ये पॉइंट तो है ही उसमें, इसके अलावा क्या है,
बात आप यहाँ जरूर याद रखना कि भाई ये जो श्वसन के क्रियाधार हैं, ये एक छोटी सी परिभाषा हो गई। वो आपसे पूछ लेगा कि श्वसन के क्रियाधार क्या है, एग्जाम्पल दीजिए, है ना। अब एक पॉइंट और आपको याद रखना है, एक वैज्ञानिक थे जिनको हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ब्लैकमैन। ब्लैकमैन के अनुसार ग्लूकोज से होने वाला श्वसन पिलावी श्वसन, जबकि प्रोटीन से होने वाला श्वसन जीव द्रव्यी श्वसन कहलाता है। ठीक है, ध्यान से आप मेरी इस बात को समझो। ब्लैकमैन नाम के जो वैज्ञानिक है वो ये कहते हैं कि यदि श्वसन की प्रक्रिया कार्बोहाइड्रेट से हो रही है, किससे? कार्बोहाइड्रेट से। ग्लूकोज में लिख दिया, कार्बोहाइड्रेट आप मान सकते हैं। यदि कार्बोहाइड्रेट से हो रही है तो हम उस श्वसन को पिलावी श्वसन बोलेंगे। और यदि प्रोटीन से यदि श्वसन की प्रक्रिया हो रही है तो हम उसे जीव द्रव्य श्वसन बोलते हैं। अब ये प्रोटीन, जैसा कि अभी मैं ये कह रहा था कि भाई प्रोटीन तो वृद्धि के लिए होती है, लेकिन यहाँ श्वसन कैसे कर रही है, तो मैं आपको बता दूं कि जब भुखमरी ज्यादा हो जाए, मतलब बिल्कुल भी कोई स्रोत नहीं मिले, तो हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटीन होती है ना, वो लास्ट में काम आती है एनर्जी के लिए, अर्थात श्वसन के लिए। और यदि ये भी खत्म हो गई तो व्यक्ति पूरा खत्म है ना। तो यदि कोई भयंकर डिजीज हो या भुखमरी हो, उस समय प्रोटीन से भी श्वसन हो सकता है, ऐसा मानते हैं ब्लैकमैन। और उस श्वसन को इन्होंने नाम दिया है जीव द्रव्य श्वसन। समझ में आ गई मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो नोट कर लीजिए इन शब्दों को फटाफट। ठीक है भाई, तो ये था श्वसन का क्रियाधार। मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होते हैं वो रेस्पिरेशन की क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए अब जो हम नेक्स्ट बात करके चलते हैं वो है श्वसन के प्रकार, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो श्वसन दो प्रकार का होता है। जितने भी जीवित प्राणी हैं, सजीव हैं, उन सभी में जो श्वसन है वो दो प्रकार का होता है, जिसे हम लगभग सभी जानते हैं। सबसे पहला है वायवीय, जिसको हम ऑक्सी श्वसन बोल के चलते हैं, और सेकंड है अवायवीय, जिसको हम अनोक्सी श्वसन बोल के चलते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ श्वसन, श्वसन के प्रकार। तो श्वसन जनरली टू टाइप्स होता है, ये आप सभी जानते हैं भाई। एक तो होता है ऑक्सी श्वसन, जिसको हम वायवीय और इंग्लिश में बोलते हैं एरोबिक। ठीक है, और अवायवीय को एनएरोबिक, एरोबिक एंड एनएरोबिक। तो मोस्टली जो रेस्पिरेशन है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। ठीक है, अब यहां हम छोटी छोटी इनकी डेफिनेशन देख के चलेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाई ऐसा श्वसन जो O2 की उपस्थिति में होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ज्यादा हमें कुछ यहां नहीं पढ़ना है। और अवायवीय होता है ऐसा श्वसन जो O2 की कमी या अनुपस्थिति में होता है। ठीक है,
तो वायवीय, जैसा कि नाम से पता चल रहा है वायु, और वायु में होती है भाई मोस्टली ऑक्सीजन। तो वह रेस्पिरेशन जो O2 की प्रेजेंटेशन में हो हम उसे एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और जो O2 की या तो कमी हो या बिल्कुल अनुपस्थिति हो, तो यदि O2 की अनुपस्थिति में भी रेस्पिरेशन की क्रिया हो तो हम उसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोल के चलते हैं। ठीक है, हाँ। तो ये दो प्रकार का था, जनरली हम सभी जानते हैं, इसके बारे में बहुत पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद एक बात आती है, एक आरेख जो कि आ सकता है, यदि नोट्सों में वो नहीं हो, वैसे तो है, यदि नहीं हो तो आप उसको अभी नोट कर लेना। ठीक है, हाँ। बहुत अच्छा ये डायग्राम है जो भी मैं बनाने जा रहा हूं, और वो है, ये तो श्वसन के प्रकार थे। अब नेक्स्ट जो हमारी बुक में डायग्राम दिया हुआ है वो है भाई ऑक्सी व अनॉक्सी श्वसन में संबंध। ठीक है, ऑक्सी व अनॉक्सी श्वसन में संबंध। जो एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या रिलेशन होता है, उसका हमारी बुक में एक डायग्राम, एक आरेख बनाया गया है। हमें उस आरेख को भली भांति समझना है। इससे पहले मैं आपको एक बेसिक नॉलेज की बात बताऊं तो आप ध्यानपूर्वक समझिए। अच्छा, पूरी जो रेस्पिरेशन की क्रिया हो रही है वो मोस्टली किस पर डिपेंड है? ग्लूकोज पर, है कि नहीं? और हमने देखा था कि ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की सहायता से होता है, जिससे वो CO2 और ऊर्जा बनाता है। यही था श्वसन, था ना? नॉर्मल जनरल जो श्वसन होता है वो यही था। तो एक सिंपल सी मैं आपको बात बता दूं कि ग्लूकोज डायरेक्ट ही ATP नहीं बनाएगा। लो भाई मुझे तोड़ दो, मैंने बना दी ATP। समझ में आ गई बात? बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ग्लूकोज से ATP बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है एक सेल को, एक कोशिका को। ठीक है, तो वो क्या मेहनत होती है उसका एक छोटा सा प्रारूप अभी आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से आप समझो। देखो भाई, सबसे पहले हमारे पास है ग्लूकोज, है ग्लूकोज। ठीक है, तो आप ध्यान से समझना, ये ग्लूकोज सबसे पहले, ये जो ग्लूकोज होता है वो सर्वप्रथम ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा टूटता है पाइरुविक अम्ल में। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है ग्लाइकोलाइसिस, जिसका अभी हम आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये पूरा सार चल रहा है ऊर्जा मतलब श्वसन वाला। तो ग्लूकोज का जो हमारे पास एक अणु था वो इस ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के माध्यम से दो अणु पाइरुविक अम्ल के बनता है। ठीक है, अब ये जो पाइरुविक अम्ल है, ध्यान से आप मेरी बात समझो, ये जो पाइरुविक अम्ल है वो, अच्छा यहां तक जो क्रिया हो रही है ग्लूकोज से पाइरुविक अम्ल तक, ये जो पूरी प्रक्रिया है वो भाई जीव द्रव्य में ही होती है। कोशिका का नाम आपने सुना है, कोशिका के अंदर जीव द्रव्य होता है ना? तो उस जीव द्रव्य के अंदर ये घटना होती है, अर्थात ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल के दो अणुओं में टूट जाता है। अब ये जो पाइरुविक अम्ल के दो अणु हैं, मतलब दो अणु के, ये पाइरुविक अम्ल है। ठीक है, तो ये पाइरुविक अम्ल अब करता है ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन, मतलब अब देखिए,
इधर हम बात करें, मान लीजिए अनोक्सी श्वसन की, और इधर हम बात करें ऑक्सी श्वसन की। ठीक है, चलो इनको हम डिफरेंट कर लेते हैं जिससे अच्छा भी लगे। ऑक्सी श्वसन, आप इसको O2 की उपस्थिति कह सकते हैं और इसको O2 की अनुपस्थिति भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते। अब ध्यान समझो, यदि अनोक्सी श्वसन होता है तो वो हमेशा जीव द्रव्य में होता है। कहाँ होता है? जीव द्रव्य में, जिससे उसमें बनता है C2H5OH प्लस 6O2 6CO2 प्लस 2 ATP। ठीक है, और यदि मैं बात करूं, अभी मैं आपको समझा दूंगा, एक बार लिख देता हूं। यदि मैं बात करूं, अच्छा यहाँ तक दिखाई दे रहा है क्या आपको? हाँ दिखाई दे रहा है ना। यदि मैं बात करूं ऑक्सी श्वसन की, तो ये ऑक्सी श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो सबसे पहले ये बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स चक्र के माध्यम से बनाता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। ठीक है, तो ये जो आपको आरेख दिखाई दे रहा है, ये हमारा आरेख है ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन का संबंध। नहीं आई बात समझ में? अब आप समझेंगे, ध्यान समझना। देखिए भाई, हमारा जो टॉपिक है वो ये कहता है कि भाई ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में क्या संबंध होता है, ये आप बताइए। अच्छा, पूरी जो रेस्पिरेशन की क्रिया है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पर टिकी हुई है, ग्लूकोज के अणु पर, है ना। तो हमारे पास एक ग्लूकोज का अणु है ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज होता है एक कोशिका में होता है। जैसे हम बताया आपको, ये मान लीजिए एक सेल है और इस सेल का एक कोशिका द्रव्य है, तो जो ग्लूकोज है वो यहाँ पर आता है, और ये मान लीजिए ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका के अंदर। तो जो ग्लूकोज है वो यहाँ पे था, तो सर्वप्रथम ग्लूकोज इस जीव द्रव्य में पाइरुविक अम्ल में टूटता है। किस में टूटता है? पाइरुविक अम्ल में। अब ये पाइरुविक अम्ल, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना, बहुत अच्छी तरीके से, ये जो पाइरुविक अम्ल है, यदि ये क्रिया O2 की अनुपस्थिति में हो रही है, यदि ये क्रिया O2 की अनुपस्थिति में हो रही, अच्छा मैं एक एग्जांपल ले लूं आपके, जीवाणु, ध्यान समझना। ठीक है, ये मान लीजिए कोई जीवाणु की कोशिका है, और जीवाणु ले लिया मैंने मैथेनोबैक्टीरियम, जो गोबर गैस का निर्माण करता है, वो अवायवीय श्वसन करता है ना। ध्यान समझना, ये एक बैक्टीरिया की सेल है, तो उस बैक्टीरिया के अंदर सेल में जो ग्लूकोज है उसने पाइरुविक अम्ल बनाया है। तो ये, यदि मैं अनोक्सी श्वसन की बात कर रहा हूं क्योंकि बैक्टीरिया मैंने लिया है, तो उस अनोक्सी श्वसन में क्या होता है कि पूरी प्रक्रिया, अर्थात रेस्पिरेशन की पूरी प्रक्रिया जीव द्रव्य में ही संपन्न होती है। आप देखिए, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। अगर ये जीवाणु सेल है तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। तो ये पाइरुविक अम्ल जो इसके प्रोडक्ट बनेंगे वो कहाँ बनाएगा? इस जीव द्रव्य के अंदर ही बनाएगा। कौन से श्वसन में? एनारोबिक श्वसन में, अवायवीय श्वसन में। ठीक है, तो पाइरुविक अम्ल को यदि O2 की अनुपस्थिति मिले तो वो जीव द्रव्य में मोस्टली एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्प मात्रा में ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये तो हुआ अनोक्सी श्वसन। यदि
पायरुविक अम्ल को, यदि पायरुविक अम्ल को O2 मिल जाए, O2 का मतलब ऑक्सीशोषण, तो वो क्या करता है, अब ये पायरुविक अम्ल जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ जाएगा भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में। अंतर समझ में आ गया ऑक्सी अनऑक्सी श्वसन में, ये हमारे अंदर की बात चल रही है। तो वो पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ऑक्सी श्वसन से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एक चक्र रन करता है, उस चक्र का नाम है क्रेब्स चक्र। क्या नाम है, क्रेब्स चक्र। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स चक्र के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड और हाई एनर्जी का क्या करता है, निर्माण करता है। अर्थात पूरी इस रिएक्शन को, अर्थात मैं कहूं कि पूरी रेस्पिरेशन की रिएक्शन को कंप्लीट करता है कौन, एसिटाइल कोएंजाइम ए। कौन से चक्र के माध्यम से, क्रेब्स चक्र के माध्यम से। ठीक है, तो ये जो आरेख आपको दिखाई दे रहा है ना, वो ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन के संबंध का आरेख है। दोनों में क्या रिलेशन है उसको शो करता हुआ एक आरेख है। समझ में आ रही मेरी बात, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, दोबारा ध्यान से सुनिए। देखिए, अब हमें इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है, ये पूरी बात पढ़नी है। समझ में आ गई मेरी बात, क्योंकि हम ऑक्सी श्वसन करते हैं तो हमें इस पूरे चैप्टर में ये ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल कैसे बना ये पढ़ना है, इस पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए कैसे बना ये पढ़ना है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्रेब्स चक्र किस प्रकार चला और ये प्रोडक्ट कैसे बने, ये सारी चीज हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़नी है। और जब हम अपने ये प्रोडक्ट तैयार कर लेंगे वही हमारा चैप्टर फिनिश। ठीक है, क्योंकि हमें अनॉक्सी श्वसन तो पढ़ना ही नहीं है, एनारोबिक्स रेस्पिरेशन, क्योंकि ये तो जीवाणु, कवक है, कुछ अंकुरित बीज और उनमें होता है। समझ में आ रही मेरी बात। हमारे अंदर भी कई बार एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन वो कब होता है, वो होता है जब हम कोई मतलब एक्सरसाइज करें, दौड़ रहे होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, क्लास में तो मैं बता ही रखी है, लेकिन जो बच्चे हैं वो भी आप सुन लीजिए। और जो हैं, कभी आपने सोचा है हमें थकान का एहसास क्यों होता है, कि जब भी हम कोई काम करते हैं, दौड़ते तो हम थक जाते हैं, और रीजन क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि जब हम कोई एक्सरसाइज करते या हम दौड़ते हैं तो आप मुझे बताइए, क्या आप प्रॉपर रेस्पिरेशन कर पाते उस समय? मतलब जैसे आप भाग रहे हो तो क्या उतनी श्वास अंदर ले सकते हो क्या जितनी आप नॉर्मल लेते हैं? नहीं ले सकते ना। तो हो गई ना O2 की कमी आपकी बॉडी में। कब? जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो। और यदि O2 की कमी हो गई तो हमारी जो मसल्स हैं, मांसपेशियां, उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। और जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी मसल्स में स्टार्ट होता है तो एक मोस्ट वन एसिड का निर्माण होता है, नोन एज लैक्टिक एसिड। क्या है? लैक्टिक एसिड। और ये जो लैक्टिक एसिड है ना, जब हमारी मसल्स में स्टोर हो जाता है तो उसी से हमें थकान का एहसास होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर भी कई बार एनारोबिक रेस्पिरेशन चलता है जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ते हैं, तो केवल थकान लाता है ये, है ना। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के दो मुख्य कंपाउंड मैं आपको बता दूं, प्रोडक्ट, कि यदि वो मनुष्य के शरीर में हो रहा है तो हमेशा लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है, और यदि और किसी में हो रहा है, कवक, जीवाणु वगैरह में, तो वो हमेशा एथिल अल्कोहल का निर्माण करता है। ठीक है, एक ईस्ट है सैकेरोमाइसिस सेरेबिसी, वो इस अवायवीय श्वसन की या फर्मेंटेशन की क्रिया के माध्यम से ही अल्कोहल बनाता है, जिसका प्रयोग हम
बियर वाइन वगैरह बनाने में बहुत मुख्य रूप से करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन में क्या रिलेशन होता है। एक बहुत सिंपल सी बात है, केवल आपको एक आरेख बनाना है, बाई चांस क्वेश्चन के रूप में आ जाए कि ऑक्सी व अनऑक्सी श्वसन के संबंध को दर्शाता हुआ आरेख बनाइए। ठीक है, तो फटाफट बना लीजिए इसको। बना लिया, चलिए ठीक है भाई, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट जो हम बात करके चलते हैं वो आप ध्यान से समझो, वो है ऑक्सी व अनऑक्सी श्वसन में अंतर। ठीक है, ऑक्सी व अनऑक्सी श्वसन में अंतर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछ लिया जाता है। आप ये समझ समझना नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछ लिया जाता है। वो आपसे पूछ लेता है कि भाई ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन में क्या अंतर होता है, या वायवीय और अवायवीय श्वसन में 4 अंतर लिखो। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। देखिए, पहला एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है, इसमें बताइए O2 का उपभोग होता है कि नहीं होता? होता है ना। लेकिन अवायवीय में O2 का उपभोग नहीं होता, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि इसमें अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट हम बात करें, यह जीव द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, और इसकी हम बात करें तो यह केवल जीव द्रव्य में संपन्न होता है। नेक्स्ट, यह सभी जीवित कोशिका में होता है, और इसकी बात करें तो मैं आपको बताऊं, कवक, जीवाणु और कुछ अंकुरित बीज में होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं, इसके अंतिम उत्पाद CO2 व ऊर्जा हैं। इसके अंतिम उत्पाद एल्कोहल है, इसका अंतिम उत्पाद एल्कोहल है। लास्ट में यहां लिख देता हूं, इसमें 38 ATP बनती हैं और इसमें 2 ATP बनती है। ठीक है, देखिए भाई, मैंने आपके सामने एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में 6 अंतर लिखे हैं। ठीक है, 6 अंतर, तो इनमें से आप कोई भी 4 अंतर याद कर सकते हैं। आपको 4 से ज्यादा नहीं, मतलब ये नहीं है कि आप नहीं करने हैं,
कर सकते हैं, लेकिन 4 से हमारा काम अच्छा चल जाएगा, उतनी ही वो पूछता है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो यदि आप 4 अंतर भी करते हैं तो सफिशियंट है। तो देखिए भाई, हम इनको एक बार समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखो, वायवीय का सीधा सा मतलब है इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति चाहिए होती है, या इसमें ऑक्सीजन का उपभोग होता है ना। लेकिन अवायवीय में ऑक्सीजन का उपभोग नहीं होता। ठीक है, पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर कि इसमें जो ग्लूकोज है, क्योंकि हम जानते हैं रेस्पिरेशन ग्लूकोज से ही स्टार्ट होता है, तो इसमें ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीकरण हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से विखंडित हो जाता है ऑक्सीश्वसन में, लेकिन उसमें इसका अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो सेल के साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है ना। प्रोटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही संपन्न होता है, हम जानते हैं। लेकिन एवाइवी जो रेस्पिरेशन होता है वो केवल साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म में ही संपन्न होता है। ठीक है, ये अंतर है भाई, जनरली अंतर है। नेक्स्ट, यह सभी जीवित कोशिकाओं में होता है, मतलब जितनी भी कोशिका हैं जीवित, वो सभी में वायवीय श्वसन होगा। लेकिन अवायवीय श्वसन केवल कवकों में, कुछ जीवाणुओं में और अंकुरित बीजों में, जो बीज अंकुरित हो रहे हैं उनमें। ठीक है, तो उनमें ही ये अवायवीय श्वसन होता है, जबकि वायवीय श्वसन लगभग सभी कोशिकाओं में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायवीय श्वसन जब होता है तो उसके अंतिम उत्पाद CO2 और ऊर्जा होते हैं। हालांकि CO2 इसमें भी बनती है, लेकिन इसका जो अंतिम उत्पाद है वो हमें अल्कोहल मान के चलना है कि अवायवीय श्वसन जब होता है तो उनका लास्ट प्रोडक्ट हमेशा अल्कोहल बनता है। ठीक है, लास्ट कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें 38 ATP बनती है, वहाँ मतलब 686 किलो कैलोरी बनती है जैसे, पर आपको ATP बना लेना, आपकी किताब में किलो कैलोरी में लिखा हुआ है मान, तो आप ATP में लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो 38 ATP एरोबिक रेस्पिरेशन से बनती हैं, अर्थात आप कह सकते हैं एक ग्लूकोज का अणु हमारे लिए 38 ATP बनाता है। ठीक है, जबकि अवायवीय की हम बात करें तो इसमें केवल 2 ATP बनती है। कितनी ATP? 2 ATP। तो ये है भाई अंतर। तो बताओ समझ में आए कि नहीं ये बात, है ना। नोट कर सकते हैं जिनको नोट करना है, मतलब नोट क्या करेंगे आप, स्क्रीनशॉट ही लेंगे, ले लीजिए जिनको लेना है ना। समझ में आ गई बात, नहीं आई? ठीक है भाई, तो बहुत सिंपल सी ये बात है ना। रफ कर दे इसको, चलिए। तो भाई आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि कल हम अपने इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। यहां से आगे अब ये पूरे जो टॉपिक चलेंगे वो कंसेप्चुअल, इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टेड होंगे, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 10 में कराए थे। ठीक है, हाँ। कल से अब हम सीखेंगे कि आखिर किस प्रकार प्लांट हैं जो रेस्पिरेशन करते हैं, और मतलब ऐसी ही क्रिया बिल्कुल हमारे अंदर भी होती है ना। प्लांटों से मतलब नहीं है, जो हम पढ़ेंगे वो हमारे अंदर भी होगी प्रक्रिया। ठीक है, हाँ। और एक नई बात, 11th क्लास का कोर्स स्टार्ट है आज से, शुक्रवार से। ठीक है, तो जो आपके भाई बहन साथी जो भी 11th क्लास में हैं, तो उनसे आप बोल सकते हैं कि भाई 11th क्लास का सिलेबस स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, रेगुलर यहाँ पर क्लास चलेंगी, वो आप सभी जानते हैं, तो उनसे भी आप जोड़ने के लिए बोलिए। ठीक है, ताकि उनकी भी पढ़ाई बनी रहे
और कुछ ना कुछ नॉलेज ही लें। समझ में आ रही है बात? हाँ, क्योंकि जितना टाइम आप वेस्ट करेंगे बाहर वो काम का नहीं है ना। तो इसलिए आप जितना जल्दी, आपके भाई बहन जो भी 11th क्लास में है, मैथ में हो चाहे बायो में हो, मतलब सिलेबस स्टार्ट है, तो आप उनसे बोल सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। ठीक है। हाँ, तो समझ में आ गई मेरी बात। आज का जो ये टॉपिक था रेस्पिरेशन, उसमें मोस्ट वन हमें रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, उसका इक्वेशन, समीकरण जिसको बोलते हैं, और उसके बाद हमने मोस्ट वन ये देखा कि भाई क्रियाधार क्या है। तो एक परिभाषा कर लेना श्वसन क्रियाधार की, है ना, उच्च ऊर्जा युक्त पढ़ रखिए। और उसके बाद छोटी सी बात थी, वो मोस्ट वन थी, ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन का संबंध, उसका आरेख और अंतर, वायवीय और अवायवीय रेस्पिरेशन का। ठीक है, इतना कुछ आप याद कर लेना। और कल के लिए आप माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को थोड़ा पढ़ना और ग्लाइकोलाइसिस का जो आरेख है उसे थोड़ा बहुत देखना, और कल हम डिटेल में उनकी बात करेंगे। कल की क्लास आपकी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। ठीक है भाई, तो बाकी बातें करेंगे अब कल।